नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट ऑल प्राइवेट ईयर पेपर के बारे में। 2011 से लगाकर 2021 तक जितने भी प्राइवेट ईयर पेपर हुए हैं यूपी टेट के, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें आज आपको बाल विकास से संबंधित सारे पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। जिसमें 2011, 2013, 2014, 16 में 2 बार एग्जाम हुई थी, फरवरी और दिसंबर में, 17, 18, 19 और जो 2021 में लीक्ड पेपर हुआ था उसको भी यहाँ पर लिया गया है। तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बाल विकास के मिलने वाले हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आपको सभी को पता होगा कि प्राइवेट ईयर पेपर कितने जरूरी होते हैं पढ़ना यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और समझना है। यहाँ पर देखिए, आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेगा। उतने समय में आप यहाँ पर आपका आंसर कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। 9 यहाँ पर आपको 9 साल के यानी कि 9 ईयर के आपको यहाँ पर पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। तो 9 इंटू आप 30 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 270, यानी 270 आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखेंगे कि जो 2011 से लगाकर 2019 तक जो एग्ज़ाम हुई थी और जो 2021 में हुई थी, उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं कि जो 2021 में पूछे गए हैं। तो आपको सभी के सभी जो पेपर सोल्व हैं, जिस चाहे वो बाल विकास हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के सभी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके दे देंगे और आपको सभी के सभी को देख लेना है, वो भी अच्छे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूपी टेट 2011 का CDP का सोलो पेपर करवाया जाएगा, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ समय पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ मिस प्रिंट हुआ था, उसमें 2 से 3 प्रश्न गलत हो गए थे, लेकिन इसमें एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताया जाएगा, सारे के सारे राइट बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आज का आपका, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा लाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प में पढ़ूंगा, उतने समय में आप आंसर दे सकते हैं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा लाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ कराने का आप काम देंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होती है, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर होती है, दूरदर्शन के प्रभाव पर होती है या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर होती है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका होगा, यहाँ पर उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प पे आपका सही होगा। एक जो ये प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर आपके आकलन करने के तरीके से दिए जा रहे हैं कि आप इन प्रश्नों में कितने नंबर ला पा रहे हैं और आपको ये प्रश्न आते हैं या फिर नहीं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को दिए जा रहा है। प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे और आंसर आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर होगा, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 5वां प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभाव होता है, व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षा में होता है, अनुशासन में होता है या फिर उपरोक्त सभी में होता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभाव होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षा में भी होता है और साथ में अनुशासन में भी होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 6ठा प्रश्न, कक्षा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना उचित है, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। 6ठे का आंसर क्या होगा, 6ठे का आंसर आपका होगा चर्चा करना। इंपॉर्टेंट है, कक्षा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चर्चा करना उचित होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है ये पूछा गया है। सातवें का आंसर होगा यहाँ सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न, परिवार एक साधन है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है या फिर दूरस्थ शिक्षा का साधन है। परिवार एक साधन है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का। इंपॉर्टेंट है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। राइट आंसर आपका 90 का होगा यहाँ पर आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक आदर्श रूप से बर्ताव करके। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये आपको बताना है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर आपका होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था कहा जाता है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, वह स्तर मूर्त क्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है, आप सभी को पता होगा कि बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है वो पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। अगला प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए या फिर उदासीन होनी चाहिए। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अग्र सक्रिय। याद रखिएगा, जो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृह में। कहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है विद्यालय एवं कक्षा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में पूर्ण निरवता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वहां उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यहाँ पर 17 जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में करेगा, स्वतंत्रता अध्ययन में करेगा, नियोजित निर्देशन में करेगा या फिर अभ्यास पुस्तिका में करेगा? तो राइट आंसर आपका 18 का होगा स्वतंत्रता अध्ययन में। याद रखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का जो अनुभव करेगा वो स्वतंत्रता अध्ययन में करेगा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वहाँ जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वहाँ बुद्धिमान है। आप क्या करेंगे पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर श्यामपट्ट के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दृश्य साधन। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये तीनों ही शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर किंडरगार्टन लिखा हुआ है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? नन के, स्पेंसर के, फ्रोबेल के या फिर मॉन्टेसरी के? सरल सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा फ्रोबेल। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित, जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है? किस पर है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण की खेल विधि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है? इस पर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई गई है। जितने भी विकार है उसको हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। उसके बाद एक और वीडियो बनाई जिसमें 20 से 30 प्रश्न आपको विकार से संबंधित ही मिलेंगे। यदि उन दोनों वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से हैं, गणितीय विकार से हैं, पठन विकार से या फिर व्यावहारिक विकार से हैं? तो राइट आंसर आपका होगा पठन विकार से। जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित होगा? पठन विकार से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए, विशेष विद्यालय में होना चाहिए या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है ये दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण
सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम में प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है आपका, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए। उसके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता उन्हें प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो CDP 2011 का प्रश्न पत्र बाल विकास का है वो यहीं पर समाप्त होता है। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न पत्र के नंबर कमेंट से के माध्यम से बताते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2012 में एग्जाम नहीं हुआ था यूपी टेट का, 2013 में हुआ था। तो यहाँ पर हम यूपी टेट 2013 CDP सोल्व पेपर सोल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का है, उडवर्थे का है, वैलेंटाइन का है या फिर रास का है? आपका राइट आंसर होगा उडवर्थ का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो उडवर्थ के द्वारा दिया गया है। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ, यहाँ पर देखिए शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है, छात्रों की प्रगति का आकलन करना है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना है या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना है। आपका राइट आंसर होगा छात्रों की प्रगति का आकलन। शैक्षिक विकास की जो मूल्यांकन का अर्थ होता है वो छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है। पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपने रिक्त स्थान के प्रति कठोर होते हैं। समस्या, संप्रति, जीवन शैली या फिर वास्तविकता। जो पूर्वाग्रही किशोर या फिर पूर्वाग्रही किशोरी होती हैं ये अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। किससे होते हैं? समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा ये 4 चरण बताए गए हैं ये आपको बताना है। देखिए 2011 में प्रश्न पूछा गया था कि जो 4 सुस्पष्ट स्तर है वो किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास के दिए गए हैं। वही प्रश्न यहाँ पर दोहराया गया है लेकिन 4 स्तर यहाँ पर दे दिए गए हैं। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलोक या फिर पियाजे। राइट आंसर आपका क्या होगा? पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 4। कौन कौन से? संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक। ये 4 स्तर किसके द्वारा बताए हैं? पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं? यहाँ पर देखिए वो कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनित, स्वयं में सीमित या फिर वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। यहाँ पर आपको कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। यह जो गुण है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? जो अधिगम क्षमता है इन 4 विकल्पों में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से या फिर राष्ट्रीयता से। 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है ये राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी या फिर स्किनर। राइट आंसर आपका होगा गुथरी। याद रखिएगा गुथरी मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता से या फिर पुरस्कार से। राइट आंसर आपका होगा स्कूल का बस्ता। याद रखिएगा स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक होती हैं, 3 से 6 वर्ष तक होती हैं, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है या फिर किशोरावस्था में होती है। यहाँ पर स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनकी जो अवस्था होती है वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से हैं, पूर्व किशोरावस्था से हैं, उत्तर बाल्यावस्था से हैं या फिर शैशवावस्था से हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। याद रखिएगा, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यहाँ पर देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है। यहाँ पर चौथा विकल्प 12वें प्रश्न में आ चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर 4 विकल्प आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला है अभ्यास कार्य से, परिणाम की उपेक्षा से, प्रशंसा से। यहाँ पर डी विकल्प आपका होगा तत्परता से, तत्परता से। तो यहाँ पर अब आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है। तो यहाँ पर प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है, तो कौन सा होगा आपका तत्परता। याद रखिएगा, पहला जो मूलभूत नियम होगा सीखने का वो तत्परता से होगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यहाँ पर ये जो डी वाला विकल्प है ये नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार से विकल्प होंगे। किशोरावस्था से हैं, प्रौढ़ावस्था से हैं, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से हैं। तो यहाँ पर 12वें का आंसर होगा आपका किशोरावस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रयत्नरत रहता है वो किशोरावस्था में रहता है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अनुकरण है, प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाला कारक अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, साथ में प्रतियोगिता भी है। यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही बालकों के सीखने में प्रेरणा के रूप में उपयोगी माने जाते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करते हैं। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। इस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है पूछा गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी। तो याद रखिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, इसमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीनता छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रत्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये मूल प्रत्यात्मक होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं ये मूल प्रत्यात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण कराना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जिनमें बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो वो है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। याद रखिएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के समूह जो होता है उनको समायोजन की समस्या होती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उनका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है उनमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए,
विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए या फिर क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उनसे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो यदि कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा या फिर बदलनी होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या फिर परिणाम से है? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? सभी को पता है ये ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक भी आ जाए, दोनों ही सही होगा। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य होगा, बिल्कुल सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन क्या है। तो यहाँ पर जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ कथन किस प्रकार का होगा? बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने कहानी की पुस्तकें देते हैं पुत्र की। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। या फिर विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक लाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। यहाँ पर आपको बताना है अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है। तो यहाँ पर आप डी वाला विकल्प पढ़ेंगे, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ आंतरिक प्रेरणा दे रहा है राकेश कुमार। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, बच्चों के सामाजिक विकास रिक्तिस्थान का विशेष महत्व। यहाँ पर बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्तिस्थान का विशेष महत्व किसका है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुद्धि। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से? राइट आंसर आपका होगा नैतिक विकास से। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित होगा। यहीं पर आपके जैसा कि 2013 का ये पेपर चल रहा था वो समाप्त होता है। अब यहाँ पर 2014 में जो बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात तथा अर्जित होता है या फिर अभिप्रेरणा का प्रलोभन होता है? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित होता है। किस प्रकार का होगा? जन्मजात तथा अर्जित होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का हस्तांतरण हो सकता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवाद। याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स है, स्किनर है, एबिंगहॉस है या फिर बार्टलेट है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो एबिंगहॉस है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? सीखने के कितने नियम बताए हैं? 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम इनके द्वारा बताए हैं। कौन कौन से, उनके बारे में आपको सभी को पता होगा, सरल से हैं और सभी के बारे में आपको पता होना भी चाहिए। सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। सीखने के जो नियम दिए गए हैं यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या फिर ये सभी है? तो सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर अनुवांशिकता? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यहाँ कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या फिर रास के द्वारा? राइट आंसर आपका होगा रास द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यहाँ कथन रास के द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? यहाँ पर 90 का आंसर आपका होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर यहाँ कथन सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर डी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक, प्रक्रिया या फिर विद्यालय? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बालक। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। अच्छी स्मृति की विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। शीघ्र पुनः स्मरण है, शीघ्र पहचान है, अच्छी धारणा है या फिर ये सभी है? तो अच्छी स्मृति की विशेषता शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान भी है और अच्छी धारणा भी है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पर देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। क्रोध और भय है, स्नेह तथा प्रेम है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। कौशल सीखने को पहली अवस्था, यहाँ पर देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है या फिर अनुकरण है? आपका राइट आंसर होगा अनुकरण। याद रखिएगा, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होगी वो अनुकरण होगी। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है, तो ये बीने साइमन के द्वारा किया गया है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, यहाँ पर देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है। मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है या फिर ये सभी हैं? तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि पूछा गया है, तो वो मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त सभी पर? तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास में होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र हैं, तो तीनों ही बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क के, हैरिसन का, डार्विन का या फिर मैकडूगल का? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा यहाँ सिद्धांत दिया गया? डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है।
बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या फिर अभिक्षमता का? बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा विशिष्ट बुद्धि का। याद रखिएगा, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया जाता है? तो विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है या फिर ये सभी है? राइट आंसर आपका होगा ये सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होगा वो शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, मानसिक योग्यता भी होगा और थकान भी होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? हरलोक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है या फिर रास का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरलोक। याद रखिएगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हरलोक के द्वारा दिया गया कथन, यहाँ पर हरलोक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन है, ज्ञान अर्जन है, व्यवहार में परिमार्जन है या फिर व्यक्तिक समायोजन है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है वो व्यवहार में परिमार्जन होता है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना या फिर तीव्र अस्पष्ट वाणी? तो यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये तीनों ही वाणी दोष होते हैं, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं, आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या फिर सांस्कृतिक मूल्य? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है, सामाजिक आर्थिक होता है, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक होता है, सामाजिक राजनीतिक होता है या फिर मनोवैज्ञानिक शारीरिक होता है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है वो मनोवैज्ञानिक शारीरिक होता है। यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या फिर सामाजिक निर्भर होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या फिर धार्मिक व्यक्तित्व? अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर जो 2014 का प्रश्न बाल विकास का है वो अंतिम प्रश्न है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं, यहाँ पर देखिए भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2016। देखिए 2015 में पेपर नहीं हुआ था, उसकी वजह से 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, फरवरी 2016 में और दिसंबर 2016 में। तो अब हम पहले फरवरी 2016 के बारे में बात करेंगे। बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है? नामित मापनी कहलाता है, क्रम सूचक मापनी कहलाता है, अंतराल मापनी कहलाता है या फिर अनुपात मापनी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाती है? वो अनुपात मापनी कहलाती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है, इदम में होता है, अहम में, पराहम में या फिर परिस्थितियों में? तो फ्रायड के अनुसार जो हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है वो पराहम में होता है। किस में होता है? पराहम में होता है।
व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो तुम चाहो उसे मैं बना सकता हूँ। किसके द्वारा कहा गया? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर हॉलजिंगर। तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये किसके द्वारा कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया। ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। फ्रायड ने कौन सा कथन दिया है? फ्रायड ने क्या कहा है? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है। विस्मरण वहाँ प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड के अनुसार विस्मरण वहाँ प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। MOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है हमेशा। MOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है पूछा गया है। यहाँ पर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर वाटसन है, कोफका है, कोहलर है या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर सातवें का आपका राइट आंसर होगा वाटसन। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। MOR ये जो प्रस्तावित किया गया था ये वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि है, नवीनता है, रुचि है या फिर आकार है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रुचि। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने में स्थानांतरण। याद रखिएगा एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सांख्यिकी में वहाँ रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र। आपका राइट आंसर होगा सांख्यिकी में वहाँ रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वहाँ स्तंभाकृति कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो वनमानुषों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यहाँ आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम बताया। यहाँ पर देखिए प्रभाव का नियम किसके द्वारा बताया गया है? सरल सा है, सभी को इसका आंसर पता होगा वैसे तो। पावलाव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम बताया है। यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि है, तार्किक विधि है, पहचान विधि है या फिर पुनः सीखना विधि है। तो यहाँ पर आपका 17वें का आंसर होगा तार्किक विधि। याद रखिएगा तार्किक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? डायमंड, हॉल्डजमैन, मरे या फिर बेलक? तो सभी का इसका आंसर पता है। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है या फिर टीएटी का जो विकास है ये मरे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मरे के द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, क्रिया केंद्रित शिक्षा है या फिर बाल केंद्रित शिक्षा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होगा वो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। याद रखिएगा कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, यहाँ पर देखिए संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान पूछा गया है। सामान्यकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या फिर पृथक्करण है? तो यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा जो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान पूछा गया है तो वो आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बेंडोरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बेंडोरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडोरा के द्वारा दिया गया था। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतरदर्शन विधि के या फिर बहिर्दर्शन विधि के? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा आगमन विधि के। याद रखिएगा उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अनियमीकरण ये आगमन विधि के सोपान है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति हैं, उद्दीपन, वस्तु, प्रविधि हैं, प्रकाश, ध्वनि, गंध हैं या फिर पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन है? तो यहाँ पर अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ये अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं। चलिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, यहाँ पर देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र पूछा गया है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है? तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम कहलाती है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहलाती है, टर्नर सिंड्रोम कहलाती है या फिर विल्सन सिंड्रोम कहलाती है? तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वहाँ डाउन सिंड्रोम कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाएगी? वो डाउन सिंड्रोम अवस्था कहलाती है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहाँ पर देखिए सही क्रम आपको बताना है। 4 विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर कौन सा एक सही क्रम है इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये एक सही क्रम होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न जो फरवरी 2016 में बाल विकास पूछा गया था उसका 30वां प्रश्न है, यानी कि अंतिम प्रश्न है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचनर के, युंग के, सेल्डन के या फिर स्पेंजर के? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया ये युंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? युंग के। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अब जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी यूपीटीएट की, जिसमें हम बाल विकास के पेपर के बारे में बात करेंगे, बाल विकास के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानव। चौथा विकल्प है मानक विचलन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुलक। याद रखिएगा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो किसके द्वारा किया गया था? पावलाव। यहाँ पर पावलाव लिखा हुआ है, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? आपका राइट आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया है वो स्किनर के द्वारा किया गया है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बीने साइमन, स्टर्न, टर्मन या फिर सिरिल बर्ट के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीने साइमन। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया गया है ये बीने साइमन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं? 2 नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और जो गौण नियम होते हैं उसके अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 5 नियम आते हैं। तो यहाँ पर सीखने का नियम कौन सा नहीं है? आपका राइट आंसर होगा तनाव का नियम। यहाँ पर देखिए जो मुख्य नियम होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तीनों ही मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुख्य नियम के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं? 3 नियम दे देंगे और इनमें से सभी, तो आपका राइट आंसर वहां पर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। चलिए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर? यहाँ पर आपको बताना है पावलाव ने किस पर अपना प्रयोग किया था। आपका राइट आंसर होगा कुत्ते पर। याद रखिएगा, कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? प्रतिपादन थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलाव या फिर वुडवर्थ? यदि आपने 2016 फरवरी का पेपर में ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये कोहलर के द्वारा किया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या फिर प्रत्यक्षीकरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रेरणा होगी। विस्मृति कम करने का उपाय। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि है, पाठ की पुनरावृत्ति है या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ की पुनरावृत्ति। याद रखिएगा, विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो पाठ की पुनरावृत्ति है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रोध व भय प्रकार है, अभिप्रेरणा के, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या फिर मूल प्रवृत्ति के? तो यहाँ पर जो क्रोध व भय हैं ये संवेग के प्रकार है। किसके हैं? ये संवेग के प्रकार होते हैं, क्रोध व भय। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या फिर चिंतन है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुकरण कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं या फिर सीखना कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यहाँ पर देखिए असफलता को क्या कहते हैं पूछा गया है। कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो जो सफल हो जाता है उसे स्मृति कहते हैं और जो असफल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती हैं वो जो बालक होता है उसे कौन सी बुद्धि वाला बालक माना जाएगा, बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। राइट आंसर आपका होगा सामान्य बुद्धि। याद रखिएगा टर्मन के अनुसार 90 से 100 जिसकी बुद्धि लब्धि होती हैं वहाँ बालक सामान्य बुद्धि माना जाएगा टर्मन के अनुसार। हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जो हल का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास का या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर आपका होगा किशोरों का मनोविज्ञान। याद रखिएगा हल का जो सिद्धांत है वो किशोरों के मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। कमेनियस ने, हल ने, हलिंगबर्थ ने या फिर फ्रायड ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने महत्व दिया था। किसने दिया था, फ्रायड ने। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। डब्ल्यू उंट ने, सिगमंड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने। सरल सा है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ये किया था डब्ल्यू उंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू उंट के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी। फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दाइमर, एडगर रूबिन या फिर कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी गई थी ये मैक्स वर्दाइमर के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्मृति से। याद रखिएगा जो सघनन सिद्धांत है ये स्मृति से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। व्यवहारवादी हैं, संरचनावादी हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं या फिर गेस्टाल्टवादी हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। आपका राइट आंसर होगा ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, जो कि कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता। राइट आंसर आपका होगा बुद्धि। याद रखिएगा बुद्धि, बैटरी का प्रयोग निम्न में से कह सकते हैं कि जो बैटरी का प्रयोग है ये बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया गया था ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। व्यावहारिक क्षमताओं में वहाँ सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अभिक्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम। व्यावहारिक क्षमताओं में वहाँ सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। आपका राइट आंसर होगा ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान याद रखिएगा संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि आप कैसे निकालेंगे, आपको एक सूत्र याद करना होगा जो कि आप सभी को पता होगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू क्या होगा आपका 100 होगा। मानसिक आयु कितनी है यहाँ पर 10 वर्ष है और यहाँ पर वास्तविक आयु कितनी है उसकी 8 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 10/8 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 125 आएगा और यही उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पर डी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लेंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स लेंग सिद्धांत। याद रखिएगा संवेग का जेम्स लेंग सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी इच्छा या आवश्यकता के
आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। आपका राइट आंसर होगा कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वो कुंठा कहलाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? राइट आंसर आपका होगा नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ये शायद ये पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। 2013 में शायद ये पूछा गया था ये प्रश्न, और ये 2016 दिसंबर में भी पूछा गया है। तो यहीं पर 2016 का जो दिसंबर का पेपर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम यहाँ पर 2017 में जो बाल विकास पूछा गया था उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वो क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान? आपका राइट आंसर होगा सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वह सीखने का पठार कहलाती है। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र अभी हाल ही मैंने आपको बताया था क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, देखिए यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, फिर ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। यदि आपने देखा होगा 2021 में हम देखेंगे, अभी यहाँ पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। 2021 का जब पेपर होगा, जो लीग पेपर हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि कितने प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। सीखने से प्रयास व भूल का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी फिर से पूछा गया है। पांचवे का आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। सीखने का जो प्रयास व भूल का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो यहाँ पर सिद्धांत हैं वो काफ़ी रिपीटेड हुए हैं, तो इन सभी सिद्धांतों को आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से? कोहलर के बारे में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। आपने गेस्टाल्टवादी के बारे में तो सुना होगा, उसी में से एक नाम क्या है? कोहलर। और ये किस सिद्धांत से संबंधित होंगे? तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित होंगे। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केटेल। याद रखिएगा, जो बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो केटेल होंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा है, विद्यालय का असहयोग है, शारीरिक सीमा है या फिर ज्ञान की सीमा है? तो यहाँ पर आठवें का आंसर होगा आपका विद्यालय का असहयोग। याद रखिएगा, विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है ये सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया? गेट्सवान ने, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या फिर क्रॉनबेक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गेट्सवान ने। याद रखिएगा, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गेट्सवान के द्वारा दिया गया कथन है। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से? तो गोल्डमैन से एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो गोल्डमैन है ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा बुद्धि का। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ये आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है। समान अवयवों, यहाँ पर अवयवों लिखा हुआ है, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत शेष से भिन्न है? राइट आंसर आपका होगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। यहाँ जो सिद्धांत हैं, बाकी जो 3 सिद्धांत हैं इनसे ये भिन्न है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? फ्रायड, जुंग, मन या फिर आलपोर्ट। यहाँ प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, जुंग। याद रखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है ये जुंग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपको बताना है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञान। याद रखिएगा, न्यूनतम स्तर के बारे में पूछा गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का, तो ज्ञान आपका राइट आंसर होगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। यहाँ पर बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है, तो वो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यहाँ उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का होगा या फिर कोई भी अधिगम अंतरण नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यहाँ उदाहरण ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? यहाँ पर देखिए, शारीरिक विकास का कौन सा एक प्रमुख नियम है, इसके बारे में आपको बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित। तो यहाँ पर शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम पूछा गया है, तो वो द्रुतगामी विकास का नियम होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यहाँ जो सिद्धांत हैं ये विकास का सिद्धांत नहीं है, पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गैसेल, हरलोग, मेरेडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो ये कथन दिया गया है ये हरलोग के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, मैकडूगल। ऐसा भी पूछा जाता है कि मैकडूगल द्वारा कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, तो यह याद रखिएगा 14 प्रकार की। किसके द्वारा बताई गई है? मैकडूगल के द्वारा बताई गई। क्या बताई गई है? मूल प्रवृत्तियां। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रास का है, मन का है या फिर मैकडूगल का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यहाँ कथन जो दिया गया है ये डम्बिल के द्वारा दिया गया कथन है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं? यहाँ पर देखिए, सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं, यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन 4 विकल्प वहाँ पर अलग थे, लेकिन जो 3 नियम है मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं वो वैसे के वैसे दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। 3 नियम किसके द्वारा बताए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। मुख्य नियम 3 बताए गए हैं और गौण नियम 5 बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो बहु अनुक्रियता का जो नियम है, यह जो नियम है ये मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने यह परीक्षण प्रतिपादित किया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, स्किनर, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये हल के द्वारा नहीं दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो सीखने का समग्र सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है और हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है। इन दोनों के बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि 25वें का क्या होगा। चलिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने, युंग ने, केनन ने या फिर स्पेंजर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये क्रेसमर ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है ये क्रेसमर के द्वारा की गई है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, देखिए यहाँ प्रश्न
पहले भी पूछा जा चुका है। 2021 का पेपर हुआ जो लीक हुआ है उसमें भी यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि रिपीटेड प्रश्न होते हैं, तो आपको ये सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। द्विकारक सिद्धांत के बारे में आप सभी को पता है, 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। कौन है? स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, किसके द्वारा दिया गया है? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रस या फिर वुडवर्थ? आपका राइट आंसर होगा गाल्टन। याद रखिएगा, गाल्टन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का है, हल का है, डिहान का है या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये क्रो एंड क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति मध्य किशोरावस्था से संबंधित होगी। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। और जो 2017 का पेपर हुआ था बाल विकास जो पूछा गया था, वो 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था यूपी टेट का, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि बाल विकास के प्रश्न है। कोहलर यहाँ सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त या दृश्यित क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर यहाँ सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक समकार्य है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों में निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या फिर किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? यहाँ पर जब गणित संबंधी विकार हो जाता है या फिर अक्षमता हो जाती है, तो वो कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता ये कौन से पद को परिभाषित करता है? तो ये गणना दोष को परिभाषित करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का भाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या फिर संवेदनशीलता? राइट आंसर होगा आपका संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मकता, संज्ञानात्मकता, दैहिक या फिर संवेदी? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो वो है संवेदी। याद रखिएगा, संवेदी संवेग का तत्व नहीं होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का आपको सही क्रम बताना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं तत्काल इसका राइट आंसर देने वाला हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चारों विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको आंसर को सोचना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं? यहाँ पर देखिए, कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। स्वेच्छाचारी, जनतंत्रिका, सहानुभूतिपूर्ण या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला? राइट आंसर आपका होगा स्वेच्छाचारी। ये एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या फिर स्किनर? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विक्टर ब्रूम। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है, यह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सूचना प्रक्रियाकरण। याद रखिएगा, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान ये सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। अगला प्रश्न, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कौशल के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य यहाँ उपयोगी है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं? यहाँ पर देखिए शिक्षण का कौन सा सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से आदर्श की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। तो यहाँ पर शिक्षण का कौन सा सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर जो सूत्र है ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की होता है। यदि यहाँ पर आगमन से निगमन की ओर होता तो ये सूत्र होता, लेकिन निगमन से आगमन की ओर कोई भी सूत्र नहीं होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद सोपान कितना है? कौन सा है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा योजना बनाना। ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। आपका राइट आंसर होगा अन्वेषण। यहाँ पर अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो सकेगी। तो यहाँ पर सही उत्तर को आपको चुनना है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो ये तीनों कारणों से संभव होगा शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्ष संवेदना। तो एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, यानी कि उसके नाम के द्वारा उसको बुलाया गया, उसको पुकारा गया, यानी कि ध्वनि संवेदना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। वहाँ ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा वहाँ छात्र। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक या फिर जो पूर्व सक्रियात्मक क्रिया है या फिर अवस्था है उसके बारे में पूछा गया है, या प्राक कह लीजिए या फिर पूर्व कह लीजिए, बात एक ही है। प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है ये कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? 4 से 8, जन्म से 2, 2 से 7 या फिर 5 से 8। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 से 7। 2 से 7 वर्ष तक की जो अवधि होती है प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या फिर काल्पनिक भयों का अंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की या फिर मास्लो। भाषा विकास से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर चॉम्स्की होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। गिरो अवस्था गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16-19 वर्ष एवं नैतिकता से है, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा से है, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से है, या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से संबंधित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी? यहाँ पर देखिए पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। किसके द्वारा बताई गई हैं?
पियाजे के द्वारा। कौन कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और संवेदनात्मक गामक अवस्था। ये 4 अवस्था है। कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कौन सी चौथी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया है तृतीय अवस्था के बारे में और आपका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था होती है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था होती है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था पियाजे की कौन सी है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप या फिर रुचि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए सामाजिक मूल्य कौन सा है पूछा गया है। सहायता परक व्यवहार है, प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति है या फिर आक्रामकता की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका होगा सहायता परक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? यहाँ पर देखिए पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण ये किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के हैं, एल्गोरिथम के हैं, मानसिक वृत्ति के हैं या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता के हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये स्वतः शोध के उदाहरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह कथन किसका है? स्किनर, रास, एबिंगहॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक विवादित प्रश्न था कि यहाँ कथन किसका है, तो ये कथन किसका होगा? ये स्किनर का होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियम में शामिल नहीं। प्राथमिक नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम तीनों ही शामिल है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। आपका राइट आंसर होगा व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। यहाँ पर देखिए मैं काफ़ी बार आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में बताया है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है। चलिए, यदि वो वीडियो आपको देखना है और यदि आपको नहीं मिल रहा है चैनल पर तो आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा कि अधिगम के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है और उसके आगे ऑनलाइन स्टडी विद डी के लिख दीजिएगा तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो अंतिम प्रश्न है 2018 का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं? यहाँ पर देखिए अधिगम की एक विशेषता कौन सी नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या फिर अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यहाँ अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर 2019 में पूछा गया है बाल विकास यूपी टेट में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है मानव विकास का प्रारंभ होता है। जो मानव विकास का प्रारंभ है ये कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से होता है, शेष अवस्था से होता है या फिर गर्भावस्था से होता है? तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर है, गेने है, पावलाव है या फिर थॉर्नडाइक है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है तो ये R.M. गेने है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। जैसा कि जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है, तो उस पर भी एक वीडियो बनाई है, यदि नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक गेने द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यहाँ कथन किसका है? देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मैंने हाल ही में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था तीनों पर अलग अलग एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको सभी में शेषावस्था, बाल्यावस्था में 50-50 प्रश्न मिलेंगे और किशोरावस्था में 70 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 170 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। यदि आपने वो तीनों वीडियो देख ली और यदि 2021 में जो
यूपी टेट का एग्जाम हुआ और उसमें इन तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो एक भी अलग नहीं जाएगा। उन तीनों वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको समझाया भी गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ कथन किसका है, स्टैनली हॉल का, सिप्सन का, क्रो एंड क्रो का, या फिर जरसील्ड का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो ये कथन है ये स्टैनली हॉल का कथन है। उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के माध्यम से तीनों वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है पूछा गया। 40 मिनट, 45, 30 या फिर 36। सभी को पता है, नहीं पता है तो कितनी होती हैं 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में जो कुल समय लगता है वो 36 मिनट लगता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है, हलिंगबर्थ का है, रास का है, स्किनर का है, या फिर गेट्स व अन्य का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये रास के द्वारा दिया गया कथन है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्ति विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या फिर शैक्षिक संस्थाओं के विकास से। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, हर बार आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, स्किनर, ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो यहाँ पर जो B.S. ब्लूम है इनके द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक के विद्यालय में प्रवेश न लेना। शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल, या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। यहाँ पर देखिए, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि विमात्मक, या फिर कह सकते हैं कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के, जॉन मेयर के, गार्डनर के, या फिर गोलमैन के। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया है ये गोलमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय दिया गया है ये गोलमैन के द्वारा दिया गया है। तो फोर्थ वाला विकल्प जो आपका होगा वो सही होगा। चलिए, डिसलेक्सिया में यहाँ करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, या फिर पढ़ने में। डिसलेक्सिया में क्या कठिनाई होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। किसमें होती है, इसमें पठन संबंधित समस्या होती है डिसलेक्सिया में। तो 12वें का आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आपने पहला जो विकल्प है वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका राइट आंसर वही होगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक शिक्षक की भूमिका नहीं होगी। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है कि वो जो निःशक्त बच्चे हैं उन पर अधिक ध्यान दें। तो ये जो अधिक ध्यान ना देने की बात हो रही है ये समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, या फिर हतोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि जो है यह शारीरिक विकास से संबंधित है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, या फिर वुडवर्थ। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड। याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यहाँ गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया।
सूची ए तथा सूची बी को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए किसने कौन सा प्रतिमान दिया है। यहाँ पर एक आपको जोड़ी बनाना है और कूट में आंसर देना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर नर नहीं, यहाँ पर ब्रूनर लिखा हुआ है। ब्रूनर, आसुबेल, ग्लेजर और गार्डर, इनने कौन सा प्रतिमान दिया है इसके बारे में आपको बताना है, जोड़ी मिलान करना है और कूट में आंसर देना है। तो ब्रूनर की हम बात करें तो ब्रूनर ने संप्रति उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। आसुबेल की हम बात करें तो उन्होंने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिया है। ग्लेजर की हम बात करें तो उन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या फिर आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया है। और गार्डन की हम बात करें तो उन्होंने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। और प्रक्षा शिक्षण प्रतिमान यहाँ पर किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो सचमेन आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि सचमेन द्वारा कौन सा प्रतिमान दिया गया है, तो ये प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ी यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर कौन सा निकल के आता है, सबसे पहले चौथा विकल्प निकल के आता है, फिर तीसरा निकल के आता है और फिर पहला निकल के आता है और फिर दूसरा निकल के आता है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चौथे विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण, यहाँ पर देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण या फिर आंकड़ा संग्रहण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समस्या की पहचान। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वो समस्या की पहचान होता है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो यहाँ पर 19 का आंसर होगा आपका बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग कौन सा नहीं है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या फिर आत्मप्रज्ञ अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मप्रज्ञ अवस्था। ये अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सही क्रम आपको कूट में देना है, कौन सा सही क्रम है। तो पहला आपका आएगा खोज, दूसरा आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरा आएगा आपका आत्मीकरण, चौथा आएगा आपका संगठन और पांचवा आएगा आपका वाचन। यह सही क्रम होगा शिक्षण प्रतिमान का जो कि मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला ही सही होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा यहाँ जो सही क्रम होगा ये सही होगा। खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन, ये सही क्रम होगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के जो 5 स्तर बताए हैं उनका। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूल्यन। राइट आंसर आपका होगा अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है पूछा गया था, तो वो अनुमूल्यन नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, मिश्रित, लंबवत, उन्तोदर या फिर नतोदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लंबवत। याद रखिएगा जो लंबवत है ये अधिगम का वक्र नहीं है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर फिर आपको स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखा है और इसको आपको सुमिलित करना है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी आपको कूट में आंसर देना है। गेस्टाल्ट, पुनर्बलन की अनुसूची, सार गर्भितता का नियम और अनुकूलन। तो यहाँ पर देखिए जो गेस्टाल्ट है ये थांडाइक है और पुनर्बलन की अनुसूची जो है दोस्तों ये आपका स्किनर होगा। सारगर्भित का नियम ये आपका एनिमल इंटेलिजेंस होगा और जो अनुकूलन है ये आपका प्याजे होगा। तो इस प्रकार से इस सूची को आपको मिलान करना है और सूची जब मिलान करेंगे तो आपको देखना है कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत? आपका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? 25वें संशोधन, 52वां, 22वां या फिर 86वां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 86वां। याद रखिएगा, जो 86वां संशोधन है इससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है संविधान का। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मास्लो, स्पीयरमैन, विलियम जेम्स या फिर मैकडूगल? आपका राइट आंसर होगा मैकडूगल। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है जो कि 2019 में जो पेपर हुआ था बाल विकास का, उसका विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। विकास की बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो 2019 तक पेपर हुआ था, 2020 में 2019 में पेपर हुआ था, 2020 में कोरोना के कारण पेपर नहीं हुआ। 2021 में पेपर तो हुआ था लेकिन लीक हुआ तो उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। अभी तक जो डेट है उसको फिक्स नहीं किया गया है। तो लीक जो हुआ पेपर है उसको भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी ने वीडियो देख ही लिया होगा, एक बार फिर दोहरा लेते हैं उन प्रश्नों को कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। यहाँ पर देखिए शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर या फिर प्रत्यावर्ती स्तर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा स्तर। जो अभिप्रेरणा स्तर है ये शिक्षण का स्तर नहीं है। अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर ये तीनों ही शिक्षण के स्तर होते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, एरिक्सन या फिर हर्लॉग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एरिक्सन। याद रखिएगा, विकास के जो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये एरिक्सन के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है आपका। यदि आपको अधिगम के मुख्य नियम 3 पता होंगे तो आप जो आंसर है उसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। आपने जितने भी प्रश्न अभी तक हाल ही में देखे ये 3 नियम आपको देखने को मिले होंगे। चौथा नियम कोई सा भी दे देंगे और वही नियम अधिगम का मुख्य नियम नहीं होगा। तो यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा? कोहलर तथा कोफ्का के द्वारा अनुसार सीखना होता है। तो राइट आंसर आपका होगा किसके द्वारा? सूझ द्वारा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? पियाजे, नोआम, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर ग्लास फ्लेड? तो यहाँ पर सामाजिक निर्माणवाद के जनक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। इंपोर्टेंट है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की होंगे। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? यहाँ पर निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना या फिर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना? तो यहाँ पर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये एक विकास की विशेषता नहीं है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक पूछी जा रही है हर बार यूपीटेट एग्जाम में, तो इस पर एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें 70 पुस्तक आपको दी है और 7 से 8 मिनट में आपको 70 पुस्तक मिल जाएंगी। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? गाल्टन, हर्लॉग, वुडवर्थ या फिर रास? तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये गाल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। देखिए, यहाँ प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है जो कि रिपीटेड प्रश्न है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ क्या है, ज्ञान है। तो दूसरा प्रश्न है जो कि इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि या फिर पुनः शिक्षण? पहले क्या पूछा गया था? सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 36 मिनट। उसी में से पूछा गया है कि उसका अंतिम सोपान क्या है। तो अंतिम सोपान पूछा गया है तो वो है पुनः प्रतिपुष्टि। याद रखिएगा, पुनः प्रतिपुष्टि ये अंतिम सोपान होता है सूक्ष्म शिक्षण का। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण है, विचार प्रवाह है, अंक गणितीय तर्क है या फिर एक समाधान है? तो 10वें का आंसर होगा आपका विचार प्रवाह। गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन में आवश्यक है वो विचार प्रवाह है।
मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में एक प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ये फिर आ गया है, यानी कि ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? जॉन डीवी है, आसबर्न है, हरलोक है या फिर आशुबेल है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये जो विधि है इसके जो प्रतिपादक होंगे वो आसबर्न होंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कि 11 प्रश्न में 3 प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, यानी कि 4 प्रश्न 12 प्रश्न में रिपीटेड प्रश्न है। मार्गन मूरे दोनों या फिर मोरेन, तो सी डी मार्गन और मूरे ये दोनों ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो मार्गन और मूरे है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या फिर संशोधन? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयोजन। सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था होती है वो आयोजन होती है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने, उपरोक्त सभी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 14 का आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, और ये भी पूछा गया है पहले 2016 में शायद यह प्रश्न पूछा गया था। तो 5 प्रश्न 14 प्रश्न में से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से आए हुए हैं। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो अधिगम को प्रभावित करता है वो व्यक्तिगत कारक भी है, वातावरण संबंधी कारक भी है और सामाजिक कारक भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये भी पूछा गया था। 6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 16 प्रश्न में 6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से आए हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर या फिर वाइगोत्स्की, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गार्डनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, लेकिन ये भी विगत वर्षों में से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर 7 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों से पूछे गए हैं। तो स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का द्विकारक और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपेट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर फ्रोबेल? आपका राइट आंसर होगा किलपेट्रिक। जो प्रोजेक्ट विधि है ये किलपेट्रिक से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या फिर लक्ष्य कथन? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना में जो छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित होगा वो प्रस्तावना प्रश्न होगा। गलत वाक्य को चुने। यहाँ पर देखिए, जो गलत वाक्य है उसको आपको चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेलने में सीखता है या फिर छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है? तो यहाँ पर गलत वाक्य कौन सा है पूछा गया है? आपका राइट आंसर होगा छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। यह वाक्य गलत है। संविधान में किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? 52, 86वां, 68वां या फिर 22वां? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 86वां। संविधान के 86वां संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या फिर उपरोक्त सभी? तो शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक कार्य ये तीनों ही सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा, केवल लिखने पर बल होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था बर्टस्टीन ने, चोम्स्की ने, फिल्मर ने या फिर स्किनर ने? भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा चोम्स्की। याद रखिएगा, भाषा रूपांतरण जो सिद्धांत हैं यह चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक? तो यहाँ पर शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा एंटागोनिस्टिक। ये शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन ये तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, आलपोर्ट है, गिलफोर्ड है या फिर 2 व 3 दोनों हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है तो वो सिगमंड फ्रायड है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमिक अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना या फिर व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। राइट आंसर आपका होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु जो मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अवबोध, चरित्र निर्माण या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 30वें का प्रश्न होगा चरित्र निर्माण। यह प्रश्न भी देखिए पहले पूछा जा चुका, थोड़ा सा यहाँ घुमा फिरा कर प्रश्न दिया है। तो टोटल 8 प्रश्न यानी कि लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आपको बहुत जरूरी है ये सभी प्रश्नों को याद करना, सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। देखिए जो ये पहला हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये बाल विकास के सभी यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर थे यूपी टेट के सभी मिले। आगे जितने भी विषय हैं उन सभी का हम एक एक करके ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।